नर्मदे हर। दोस्तों, आज है 2 फरवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 95वां दिन। मैं जो ये आपको कुछ घर दिख रहे हैं, ये हैं इसरपुर गांव के, और मैया के किनारे पर है ये गांव, और मैं जो है मैया से थोड़ी ही दूर हूँ। तो कल जहाँ मैं रुका था उसमें तो वहाँ पे कि आज देखिए सर्दी बहुत है, आज सर्दी बहुत थी। और जब निकले थे तो बीच में एक पानी की स्ट्रीम आई थी जिससे पैरों से पार करना पड़ा, पैर भीग गए। उसके बाद में पैरों की बहुत बुरी हालत हुई, ठंड से जकड़ से गए थे वो, क्योंकि ठंड बहुत थी। और सुबह करीब 6:15 बजे निकले थे, तो 6:30 बजे के आसपास का ही समय होगा। तो फिर आगे जहाँ पे आग जली मिली वहाँ पर बैठ गए, वहाँ पर चाय भी पिलाई सज्जन ने, और वहाँ बैठे रहे। तो आग सेकते रहे, क्योंकि नहीं तो चलना मुश्किल था, इतनी बुरी हालत हो गई थी पैरों की। क्योंकि सर्दी एकदम से फिर से बढ़ गई है काफ़ी, जैसे पहले थी। अच्छी सर्दी है, 6-7 डिग्री के आसपास तापमान आ जाता है सुबह के वक्त। तो उस वजह से चले ज़्यादा नहीं हैं, अभी 8 बज रहा होगा करीब, लेकिन निकले समय पे थे। उठे 4 बजे ही थे, सर्दी थी वो अलग बात है, लेकिन 4 बजे उठे थे। सामने हेडपम्प था और नहाए धोए अपने पूजा पाठ समय पर कंप्लीट किया था। अब यहाँ कैसे निकलेंगे, ये देखिए ये हाल है। रोड तो छोड़ते ही नहीं हैं, आप निकलिए, कैसे निकल सकते हैं। और इसरपुर जो ये जगह थी या है बोल लीजिए, जहाँ से के निकल रहे हैं, तो यहाँ तो कल ही पहुँच गए होते, लेकिन शायद मैंने वीडियो में बताया था, एक रोड किनारे चाय सेवा थी। तो वहाँ पे एक बच्ची मिली, उसने बोला कि हमारे यहाँ ही रुक जाइए। तो बोलते बाबा रुकते हैं। तो हमें लगा कि उधर ये होती होगी, और फिर जैसा कि मैं करता हूँ कि भाई अगर कोई ऐसे रोकता है या बोलता है समय पे, तो फिर ये मान के चलते हैं कि भाई मैया की यही इच्छा है। तो फिर हम चले गए। बाकी वहाँ जाने पर कुछ भाव कोई ख़ास लगा नहीं हमें। लाइट जैसे वहाँ पे कनेक्शन था, एक फैन लगा हुआ था, कनेक्शन था, और लेकिन बल्ब नहीं लगा था। तो ऐसे बोला उनसे कि भाई अगर परिक्रमावासी रुकते हैं कभी कभार भी आपके यहाँ, तो एक बल्ब लगा दीजिए। तो उनका जवाब था कि हम तो ऐसी ही टूटी फूटी सेवा कर पाते हैं। तो मतलब एक बल्ब का भी अगर ऐसा लग रहा है तो ठीक नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई वो कभी सेवा करते होंगे, ऐसे चाय वगैरह के बाद में कभी रुकने देते होंगे किसी को। तो बोलना था कि मजबूरी में आ जाते हैं, कोई नहीं होती जगह तो हम दे देते हैं जगह। तो फिर कुल मिला के कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई अब उनका शायद भाव नहीं है, या तो सेवा करने का, या फिर कल कोई ख़ास बात थी कि वो नहीं चाहते होंगे कोई आए। बच्ची को नहीं पता होगा, तो वो ले गई हमें कि हमारे यहाँ रुक जाइए। तो ठीक है, ये सबका होता है अपना अपना। तो अगर सेवा की बात करूँ मैं, तो भाई जो कभी कभार सेवा करते हैं उनका भाव अलग होता है। जो रोज़ाना हमें देखने को मिलता है, कोई ना कोई हमें भोजन भी करा देता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ, सेवा जितनी भी करिए आप, चाहे एक व्यक्ति को भोजन कराइए, एक व्यक्ति को चाय पिलाइए, या जो भी करिए मन से करिए, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। उसे मजबूरी ना बनाइए कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप ढो रहे हैं, और तो वो ठीक नहीं है कि चाय पिलाना शुरू किया, फिर अगर बाद में मालूम चला कि भाई नहीं पिला पा रहे हैं तो काली चाय शुरू कर दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काली चाय बेकार है कि या वो है दूध वाली चाय अच्छी है। मतलब ये है कि फिर केवल इसके लिए कि भाई अब तुम सेवा कर रहे हैं तो हमें करनी है, तो कैसे भी घसीटना है, घसीटना नहीं है। मन से करिए, जितनी भी कर सकते हैं उतनी करिए।
1 की करिए, 10 की करिए, अपनी हैसियत के हिसाब से करिए, धोइए मत उसे। मेरा ये मानना है कि वो ज़्यादा अच्छा है। और एक भारती जी हैं, उनने बोला है कि उनने भी परिक्रमा शुरू की थी ओमकारेश्वर से, और फिर कुछ तो बरबाहा या बरबानी ऐसा लिखा है कि वहाँ पर आके उनके पैरों में सीवियर पेन हुआ और उसके कारण उन्हें परिक्रमा रोकनी पड़ी। तो उनका आगे लिखना है कि शायद उनके संचित कर्म हैं वो थोड़े कम पड़ गए, इसके लिए उनकी परिक्रमा पूर्ण नहीं हो पाई। वो फिर से करना चाहेंगे या चाहेंगी, मैं इतना समझ नहीं पाया हूँ। और तो देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि मैया आपको ज़रूर बुलाएगी। आपने एक बार शुरू की थी, और ज़रूरी नहीं है संचित कर्म कम के कारण भी हो। कभी कभी हम जो चलते हैं वो मैनेजमेंट के कारण भी होता है। अगर आपने अकेले की थी तब तो फिर अलग बात है, लेकिन आप अगर कुछ लोगों के साथ थे और आपने उनके साथ चलने की कोशिश की जो कि आपके पैर नहीं चाहते थे, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि अगर जो है आप ज़्यादा खींचते हैं, ज़्यादा पुश करते हैं खुद को, तो फिर पैर कई बार जवाब दे जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप अपने पेस से चलें और जितना कंफर्टेबल हो उतना चलें। जब आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है तो फिर उस हिसाब से ज़्यादा चलें। पुश करिए खुद को, ज़्यादा मत करिए, लेकिन ज़्यादा मत खींचिए। तो यही है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें की परेशानी की वजह से परिक्रमा रोकनी पड़ी हैं। अधिकतर लोग उसमें से वो हुए हैं जो ग्रुप में थे और दूसरे लोगों की बराबरी करने की कोशिश कर रहे थे। तो या तो अकेले चलें, अकेले नहीं है तो एक अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं साथ में, मान के चलिए, तो फिर वो होना चाहिए कि जहाँ आप रुकें वो रुक जाएं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ चलिए कि जो है आपके हिसाब से चल सके। तो फिर ये पैर दर्द वगैरह ये सारी ये परेशानी नहीं आती है, यूजुअली नहीं आती है, क्योंकि आप उतना ही चलते हैं जितना कि आप कंफर्टेबल हैं। भाई आपको 40 नहीं चलना है, 30 नहीं चलना है, आप 10 किलोमीटर में कंफर्टेबल है 10 चलिए, और समय लेकर चलिए। कभी भी परिक्रमा एक टारगेट में मत करिए कि हमें केवल 3 महीने हैं मेरे पास करना है, 4 महीने में करना है, 3.5 महीने में करना है। नहीं, अपना लेवल, अगर भैया आप रोजाना 40-50 किलोमीटर चलने की आदत है तो अलग बात है, नहीं तो समय लेकर चलिए। आप 6 महीने का समय लेकर चलिए, आराम से होगी। उसके जल्दी हो जाती है तो अच्छी बात है। भाई मैं तो 6 महीने का समय लेकर चला था, मेरे पास अभी भी काफ़ी समय है। तो मैं तो यही बोलूँगा, अभी मेरा यही मानना है कि अपने लेवल से, मैंने एक बार ये भी बोला था कि देखिए कैसे लोग बाग, चाहे जीवन हो चाहे चलना हो, जैसे परिक्रमा में लोग जो है दूसरों की बराबरी करने के चक्कर में जब चलते हैं तो उनका या तो यही होता है कि बहुत दर्द होता है, कहीं कहीं सूजन आ जाती है, फिर वो आगे चल ही नहीं पाते हैं, और या फिर दूसरी समस्याएं आती हैं। तो जो है हमें दूसरों की चाल के हिसाब से नहीं चलना है, पेस से नहीं चलना है, हमें खुद के पेस से चलना है। जीवन में भी ऐसा ही होता है, मैंने तब भी बताया था कि जीवन में भी हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में दूसरों की रफ्तार से चलने लगते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरी कौन सी गाड़ी है, दूसरों के बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरों के बच्चों के ग्रेड क्या आ रहे हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसा घर है, तो हम दूसरों को देख के उनकी बराबरी करने की कोशिश करने लगते हैं। भाई जॉब क्या है, बिजनेस क्या है, और हम अपना भूल जाते हैं। भाई हमारी स्किल्स हैं, हम जो जानते हैं वो हम जानते हैं, हमारी ज़रूरतें हैं। किसी को लग्जरी लाइफ पसंद है, किसी को सादा लाइफ पसंद है, सिंपलिसिटी पसंद है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, कोई कम कमाता है। भाई किसी के बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, किसी के किसी और में अच्छे हैं, किसी के खेल कूद में अच्छे हैं, सबका अलग अलग लेवल होता है। तो हमें अपने लेवल से चलना चाहिए, अपने पेस से चलना चाहिए जीवन में भी, ना कि दूसरे के पेस से। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई मैया जो है आपकी परिक्रमा ज़रूर पूरी कराएगी, लेकिन अगली बार जो है कुछ चीज़ों की सावधानी रखें, वो भी ज़रूरी है। और अगर आप अकेले ही की है और फिर एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई है किसी और ही कारण से, तो भाई अलग बात है, मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ। तो शुभकामनाएं जो है हमारी वो आपके साथ हैं, और आपकी परिक्रमा है वो ज़रूर पूरी होगी। जब भी आप दोबारा करें
तो मेरा तो ये मानना है कि आप शुरू से शुरू कीजिए, ओमकारेश्वर से फिर से खंड परिक्रमा मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से अगर परिक्रमा रुकती है तो वो फिर खंड परिक्रमा में करना ठीक नहीं है। तो आप दोबारा से शुरू कीजिए और फिर परिक्रमा अपनी पूरी कीजिए, और आपकी परिक्रमा जो है वो ज़रूर पूरी होगी। और कुछ लोगों ने भाई अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं हमारे लिए, तो उनके लिए सबका धन्यवाद। कुछ लोगों ने मेरी परिक्रमा भी गेस की है कि 11 दिन में पूरी हो जाएगी, 12 में पूरी हो जाएगी। एक श्रीवास्तव जी इंदौर के, उनने भी शायद ऐसे ही बोला है। तो देखिए, अंदाज़ा मेरा भी ऐसा ही है। मैंने कल की वीडियो में बोला भी है, आज वो नेटवर्क नहीं था तो अपलोड नहीं हो पाया है, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। तो अपलोड होगा तो लाइव होगा तो आप देख पाएंगे कि मैं भी ऐसे ही मान के चल रहा हूँ इतने में हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम तो मुझे भी नहीं पता है। और किसी ने बोला है कि मैं रिमेनिंग किलोमीटर हैं जो बाकी की दूरी बची है वो भी बाद में स्क्रीनशॉट लगाता हूँ कितना चला, उसके साथ में लिख दिया करूँ। तो भाई समस्या ये है कि मुझे पता ही नहीं है टोटल दूरी कितनी है। जो लिखी होती हैं बुक वगैरह में लोग लिखते हैं वो सही नहीं है, इसी कारण तो ये समस्याएं आती हैं। जब आपको टोटल दूरी ही नहीं पता है तो आप बाकी की कितनी बची वो कैसे बता सकते हैं? क्योंकि अगर मैं उसके हिसाब से चलूँ और रोज़ाना चलता रहूँ तो मालूम चलेगा कि मेरी परिक्रमा चलने के हिसाब से पूर्ण हो जाएगी, फिर भी 400 किलोमीटर बची रहेगी। तो फिर लोग बोलेंगे अरे ये क्या है। तो इसके लिए कितनी बची वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एक तो एग्जैक्ट दूरी पता नहीं होती है, बुक वगैरह में जो दी हैं वो गलत दूरियां लिखी हुई हैं। और दूसरी बात क्या है, गूगल मैप भी आपको दूरी नहीं बताता है, क्योंकि ये रास्ते जो हम लेते हैं किनारे के वो मैप पर नहीं होते हैं, तो वो भी नहीं बता सकते हैं, गूगल से भी पता नहीं चलेगा। तीसरा, आपको रैंडम रास्ते लेने पड़ते हैं। कभी किनारे से किनारे का पहले था अब नहीं है, कभी पगडंडी पहले थी अब नहीं है। मैंने कई जगह दिखाया आपको कि लोगों ने रास्ते बंद कर दिए, पगडंडी पूरी तरह बंद कर दी है, बागड़ कर दी है, फेंसिंग। और तो और छोड़िए, नहर है, नहर का रास्ता होता है पास का, सरकारी नहर है, सरकार ने बनवाई है, वहाँ पर फेंसिंग कर दी है, वो बंद कर दिए। अवैध कब्जे की भरमार है इस तरफ और उस तरफ। कम से कम ये कुछ 100 किलोमीटर में जो हमने देखा है वो अवैध, चाहे वो किनारे के हों, इतना कहीं नहीं देखा। ये कहने में कोई मुझे हिचक नहीं है। कई जगह कंक्रीट का जो रोड है, कंक्रीट रोड तक पे जो है गाड़ के फेंसिंग कर रखी है लोगों ने, सरकारी रास्तों को बंद कर दिया है, कब्जा कर लिया है। ये है शंकर विवेकानंद संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम है लेकिन परिक्रमवासियों के लिए नहीं है, और वैसे भी इस समय कोई पर्पज नहीं है। ये देखिए, जिसने भी आश्रम बनाया है शांति से रहना चाहता है, शांति से अपनी साधना करना चाहता है, और मैया से थोड़ी ही दूरी पर है। तो परिक्रमवासियों के लिए नहीं है, वो तो ठीक है, लिखा है, हर कुछ नहीं होता परिक्रमवासियों के लिए। लेकिन ऐसी जगह पे आप जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा बैठने से, लेकिन अननेसेसरली किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर कोई साधना के लिए इतनी दूर बना के रह रहा है कुटिया, और अपनी साधना में साधना कर रहा है, भाई मैं तो यही मान के चलता हूँ, कोई यहाँ रह रहा है तो वो साधना के लिए ही रह रहा है, क्योंकि ये दान या उसके हिसाब का ये नहीं है। तो फिर उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना, उन्हें अपनी करनी दीजिए और आगे बढ़िए। होशंगाबाद, जो कि जिसका कि नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया था और अभी नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। हो सकता है मैं कल शाम को वहाँ पहुँच जाऊँ, हो सकता है मैं परसों पहुँचूँ, हो सकता है दिन में पहुँचूँ, हो सकता है परसों शाम को पहुँचूँ। लेकिन एक बात जो मैं बोल सकता हूँ सर्टेनली, कि उससे ज़्यादा तो नहीं ही लगेगा, इतनी दूरी अब नहीं बची है। तो कल शाम या फिर परसों किसी वक्त ये जो है वहाँ पहुँचने का समय है अपना। तो मैं बोल सकता हूँ कि 95 96 दिन हो जाएंगे या 97 दिन हो जाएंगे, और फिर देखते हैं कितना समय और लगता है, वहाँ से रास्ता कैसा है। क्योंकि वहाँ से हो सकता है कुछ 101 किलोमीटर और भी किनारे का रास्ता संभव हो,
ऐसा मालूम चला है मुझे। तो ये तो वहीं जाके मालूम करना पड़ेगा कि कहाँ से रास्ता है और कैसा रास्ता है। और एक कोई यादव जी हैं, नाम भूल गया मैं, उन्होंने एक नहीं कई जगह मैसेज डाले हैं, कुछ तो दूसरों के मैसेज पे रिप्लाई करके मैसेज डाला है। तो वो मैसेज तो मेरे पास ऐसे मैसेज आ भी नहीं पाते हैं। अगर मैं यूट्यूब पे जाके देखता हूँ तो ही दिखते हैं, एप्लीकेशन में, मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें नहीं दिखते हैं। उसमें फ्रेश कमेंट आप डालेंगे वही दिखता है मुझे। किसी का रिप्लाई वगैरह करेंगे तो फिर वो नहीं दिखता है, मेरा भी रिप्लाई करेंगे तो नहीं दिखता है। तो उसमें उन्होंने कई जगह पूछा है कि कृपया अकाउंट नंबर दीजिए, हम भी दान करना चाहते हैं, दान कैसे करें और वगैरह वगैरह। तो देखिए पिछले कुछ वीडियो में मैं ये बोल चुका हूँ कि भाई जो स्वेच्छा से करना ही चाहते हैं उनके लिए, और जिनकी जो न्यूट्रल हैं या नहीं करना भाई, वो उनके लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, दान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो करना चाहते हैं, जो उसमें भागीदार होना चाहती हैं किसी भी रूप में, तो भाई उनके लिए मैंने UPI ID दिया हुआ है। तो UPI ID से आप कर सकती हैं, आपको अकाउंट नंबर की क्या ज़रूरत है। आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशन सभी लोग यूज़ करते हैं, तो आप उससे कर सकती हैं। क्योंकि अकाउंट नंबर लेके तो आप फिर बैंक में तो नहीं जाके करेंगे भाई। बैंक तो हो सकता है मेरा कौन सा बैंक है वो आप रहते हैं वहाँ है या नहीं है। अगर आप ऑनलाइन अकाउंट में करना चाहते हैं तो आप UPI ID से भी कर सकते हैं, मेथड यूज़ करके, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करके। तो आप देख लीजिए, या फिर ये हो सकता है भाई आपने कोई पुराने वीडियो देखे हों, उसमें कमेंट किया हो, मुझे इतना तो याद नहीं है, जबकि मैंने वो नहीं दी थी तो आपको नहीं दिख रही होगी। लेकिन पिछले कुछ 4-5 वीडियो की तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ये जो है पलकेश्वर धाम पलकमती नर्मदा संगम, यहाँ पर ये आश्रम बन रहा है और आश्रम एवं मंदिर बन रहा है। इसमें लिखा है कि चरण सेवक आनंद गिरी गोस्वामी ने 1 एकड़ की भूमि है वो दान की है। तो ये आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, देखिए। और यही है। देखिए रास्ता अब एकदम पास में लिखे आ गया है और आगे से फिर ये ऊपर को चढ़ जाएगा रास्ता, ऐसा दिख रहा है मैप में। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो किनारे पर रास्ता नहीं है, पूरी वही पहाड़ी जैसी कटान है। तो उधर जो है एकदम किनारे पे चलना संभव नहीं है, इसके लिए फिर से ऊपर चढ़ के रास्ता जाएगा खेतों के बीच से, ये अगले गांव की ओर। यहाँ से गांव दिख रहा है सामने, तो शायद वही गांव होगा। और इधर ये नदी आ रही है, संगम है, ऊपर लिखा था कौन सी नदी है। अभी मैं नीचे पूछता हूँ, 2 सज्जन स्नान कर रहे हैं तो उनसे। तो यहाँ पे हो रहा है मैया से संगम, पानी बहुत कम है नदी का, जो नदी आ रही है तो उसे हमें निकलना पड़ेगा पैरों से। अब सर्दी कम है तो इतनी समस्या नहीं आएगी। समस्या तो पहले भी निकलने में नहीं आई थी, लेकिन निकलने के बाद जो पैरों में अकड़न हुई ठंड के कारण, वो थोड़ी सी समस्या थी। तो ये बाबा बता रहे हैं भाई कि पलकमती नदी है ये, पलकमती नदी नर्मदा संगम, ऐसा बोल सकते हैं।
बस मैया इतनी ही दूर चल रही है, एक खेत की दूरी पर। और जैसा कि मैंने बोला था कि उधर से रास्ता नहीं दिख रहा है, तो शायद ऊपर से होगा, तो ऊपर से ही रास्ता है, क्योंकि इधर जो है वो रेत वाला हिस्सा है, वो उस तरफ है मैया के। इधर जो है वो पहाड़ी जैसा एरिया है, कटान जो भी बोल सकते हो आप। और सामने एक मंदिर नज़र आ रहा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके उधर कुछ घर जैसे भी दिख रहे हैं पेड़ों के पीछे। हो सकता है कुछ नहीं हो, पेड़ों के पीछे ऐसा लग रहा है, कुछ कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, या हो सकता है कोई गांव भी आ रहा हो। ऐसे तो एक दूर गांव दिख रहा है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे, वो हो सकता है गांव हो, क्योंकि यहाँ पर अगर ये गांव है तो फिर भाई मोबाइल का टावर कहाँ है। तो गांव में अधिकतर जो, अगर बड़ी गांव में तो होता ही है मोबाइल का टावर, वो दिख जाता है, उससे पता लग जाता है दूर से कि हाँ भाई गांव आने वाला है। और कल एक नहर का रास्ता था, उसे पूरी ऐसी ही बागड़ कर रखी थी। तो हमने पूछा भाई, वो जो इतने कर रखी थी वो वहीं थे, तो बोल रहे थे नहीं, बोले वो जानवर आ जाते हैं, घुस जाते हैं, इसलिए लगा दी। तो मैंने कहा भाई जानवर का ठीक है, इंसान का क्या, ये तो इंसान के लिए रास्ता था, अपने खेतों पर लगाती तो समझ में आता, पूरा रास्ता ही बंद कर दिया तो इंसान कैसे जाएंगे। तो वो सज्जन चुप हो गए, और भाई क्या करें। तो फिर हम दूसरी तरफ से गए, उधर से पूरी झाड़ी बाड़ी सी थी, तो हमने फिर नहर को, चूँकि सूखी नहर थी, तो उतर के एक जगह जैसे तैसे दूसरी तरफ से चढ़ के दूसरी तरफ रास्ता लिया, जिधर से की बागड़ कर रखी थी उनने, और जो रास्ता चालू था अभी तक सही पगडंडी बनी हुई थी उन पर, चौड़ा रास्ता होता है नहर का ऐसे ही। तो फिर थोड़ी दूर आगे गए तो मालूम चला कि वो रास्ता जो था वो भी जुत गया था, मिट्टी विट्टी भी डल गई थी उस पर, और पूरी खेती की तैयारी थी। और नीचे उसके नहर के नीचे ऐसी ढलान थी, तो ढलान भी जुती हुई थी, और ये तो उस पर खेती की तैयारी थी। तो ऐसे जो है रास्ते भी, सरकारी रास्ते भी इधर तो कब्जा कर लिए जाते हैं। तो फिर मैया की किनारा क्या है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकती हैं। रास्ते अब आपको लग रहा होगा, लेकिन हमने कितने रास्ते देखे हैं बंद होते हुए। पूरे कल ही हम एक रास्ते से आना चाहते, गूगल पे भी रास्ता दिखा रहा था वो, अच्छा चौड़ा जो सरकारी फंड सेंक्शन होके जो रास्ता बनाया जाता है, कच्चा मार्ग, वो मार्ग था। वहाँ पे पूरी लोहे वाली ये फेंसिंग होती है वो हो रखी थी, निकलने का रास्ता नहीं था, बंद कर दिया था। उसके कारण बहुत घूम के जाना पड़ा, कुछ खेतों में से निकलना पड़ा। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। तो भाई ये तो सच्चाई है लालच की, जो 200 की मैंने बात की थी कलयुग के एक वीडियो में, तो आप समझ ही सकते हैं लोभ और लालच इंसान को कहाँ ले जा रहा है। तो ये आ गया है रामनगर गांव। तो ये है रामनगर गांव। तो भाई ये एक और छोटी सी नदी, और उधर जो है संगम। तो दोस्तों माइलस्टोन लगा है सांगा खेड़ा 2 किलोमीटर, और सांगा खेड़ा के बाद शायद आएगा मारा जो कि 1 किलोमीटर है। यही 2 स्थान हैं जो कि मैया के किनारे पर हैं, और उसके बाद में रास्ता है वो बहुत दूर से जा रहा है मैया के किनारे से। तो मुझे लगा कि जब पिछले गांव में बताया कि रास्ता ऐसा जाएगा, तो मुझे लगा कि शायद कुछ अभी हुआ होगा, बागड़ वगैरह कर रखी हैं, पानी भरा रहता है, उस कारण से होगा। तो हो सकता है बीच में रास्ता हो, तो इतनी दूर से जाएंगे तो वो नहीं ले पाएंगे। तो मैं डबल चेक करना चाहता था। फिर मैंने अपनी PDF पुस्तक में देखा
तो उसमें भी यही रास्ता दिया है काफ़ी दूर से नर्मदापुरम तक। तो वो जो मेरे पास पुस्तक है वो तो कम से कम मुझे लगता है जो बीच में आश्रमों की जानकारी है उस हिसाब से कि 4-5 साल तो पुरानी होगी। तो फिर ये रास्ता काफ़ी पुराना है और उधर जो है वो रास्ता है ही नहीं शायद। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है उस तरफ से भी नर्मदापुरम के अपोजिट शायद क्या पड़ा था, बुधनी था, क्या था, बुधनी। तो अगर बुधनी था तो उसके बाद में भी रोड का ही रास्ता लेना पड़ा था कुछ दूरी तक। तो कुल मिला के उसके बाद दूर से निकलना पड़ेगा और फिर नर्मदापुरम में जो है मैया के दर्शन होंगे। और नर्मदापुरम के बाद देखते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि उसके पास रास्ता नहीं है, लेकिन कोई बोल रहा था कि शायद 70-80-100 किलोमीटर तक किनारे का रास्ता और हो सकता है। मतलब ऐसा होगा थोड़ा बहुत किनारे का, फिर आपको रोड से जाना है, ऐसा कुछ रास्ता होने की संभावना है। तो वो वहीं मालूम किया जाएगा आगे बढ़ने के पहले। अभी तो उसमें समय है। नर्मदापुरम मुझे लग रहा है हो सकता है कल भी ना आ पाए, लेकिन फिर संभावना ये ज़रूर है कि परसों नर्मदापुरम को पार कर जाएंगे, परसों दोपहर तक, या हो सकता है उसके पहले। देखते हैं कल कहाँ तक पहुँचते हैं और आज कहाँ तक पहुँचते हैं पहले तो। तो भाई ये है सांगा खेड़ा गांव और आगे रास्ता जाएगा किनारे पर, वहाँ है पंचवटी आश्रम। तो वहाँ पर थोड़ा सा बैठेंगे और मैया के दर्शन करेंगे। फिर जो है कल बताया है कि बांद्रा भान में मैया मिल जाएगी। फिर बांद्रा भान के बाद नर्मदापुरम तक रास्ता किनारे से जाता है या दूर से वो नहीं पता है, लेकिन बांद्रा भान में दर्शन तो हो जाएंगे, ये तो हमें भी पता है क्योंकि उधर से भी बांद्रा भान पड़ा था। तो वो तो कल में आ ही जाना चाहिए। तो भाई ये है पंचवटी आश्रम। तो यहाँ पर जाकर थोड़ा विश्राम करेंगे, ये घाट पर किनारे पर ये। और अगर भोजन मिलता होगा जैसा कि बोला है तो फिर भोजन किया जाएगा आगे बढ़ने से पहले। नर्मदे और मैया। तो भाई ये था पंचवटी आश्रम और यहाँ पर मैया के दर्शन किए लास्ट बार और भोजन किया। और अब जो है आगे बढ़ रहे हैं, कुछ जानकारी भी ली। और जो उधर आपको दिख रहा है ये एक और अन्य क्षेत्र यहाँ पे बना है जो कि महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने बनाया है, ऐसा आश्रम पे जानकारी मिली। ये जो आश्रम है यहाँ पर बोल रहे थे सदाव्रत है, 10 बजे तक आ जाता है कोई, 10 साढ़े 10 तक, तो उन्हें दे देते हैं बनाने के लिए। और बोले 12 बजे तो भोग वगैरह लग जाता है मंदिर, फिर बाबा जी सो जाते हैं। लेकिन जब हम पहुँचे तो शायद 12:30 के ऊपर हो गया था, बाबा जी सोने वाले थे, सोए नहीं थे लेकिन, और भोजन उतना था जितना कि हमें चाहिए था। तो हम पहुँचे तो उन्होंने भोजन कराया और 10-10 रुपये दक्षिणा भी दी। तो अब देखिए हम थोड़ा लेट पहुँचे, इसके लिए मिल गया। लेट क्यों हुए, जगह जगह लोगों ने रोका और आज चाय के लिए काफ़ी रोका। तो फिर ऐसा लगता है जैसे तो भैया मैया प्लान करके ये सब करवा देती है वजह से कि आपको भोजन मिल जाए, क्योंकि पता है कि शराबत देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। दिन में तो देखिए नहीं, अधिकतर लोग जो चल रहे हैं परिक्रमा करते हैं, कोई बनाना पसंद नहीं करता है, समय बहुत लग जाता है और बाल भोग वगैरह हो जाता है। तो आज थोड़ा सा बाल भोग हो गया था वो मंदिर में जो थे, पता नहीं मैंने वीडियो में बता पाया या नहीं। तो फिर कभी कभी आप लोगों को भी लगता होगा कि अरे ऐसे क्या मैया को क्या कोई काम नहीं है जो कि आपके ये छोटे छोटे इंतजाम करने में लगी रहेगी। हमें भी लगता है, देखिए ऐसा नहीं है कि क्या ये संयोग ही हैं।
और फिर बात वही आती है कि देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये संयोग हैं या दैवीय मदद है। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आपके काम हो रहे हैं। अगर आपके काम समय पर होते जाते हैं और आप अटूट विश्वास करते हैं जिस पर भी, तो फिर आप विश्वास करते रहिए और जो मर्जी आए वो मानिए, ठीक है। एक फेद रखिए, अच्छे कर्म करिए, आप माने या ना माने, लेकिन अच्छे काम अगर करेंगे या आपका विश्वास होगा, आपकी नीयत अच्छी होगी, कम से कम तो नीयत अच्छी होगी तो जीवन में अच्छा ही होगा। और वो हो सकता है कभी कभी आपको ना लगे कि अच्छा हो रहा है भाई शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये विश्वास है कि भाई लॉन्ग टर्म में वो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा ही हुआ। और फिर ये ज़िंदगी जो है वो आप समझ ही सकते हैं भाई कि नाश्वर है। और जो हमारे धर्म में लिखा है कि अल्टीमेट गोल जो है जीवात्मा का, वो है मुक्त होना, ना कि पैसे वाला बनने टाइप का मुक्त होना या पुनर्जन्म वाला मुक्त होना। हमेशा के लिए इस जीवन चक्र से, जो चक्र चलता रहता है जीवन मृत्यु का, इससे मुक्त होना। तो ये देखिए मैया यहाँ से अब नहीं दिख रही है, लेकिन रेत दिख रही है थोड़ी सी। तो ये जो है ऐसा नहीं है, अभी तो मैया के दर्शन होते रहेंगे, अभी कल दर्शन होंगे और उसके बाद भी शायद दर्शन होंगे 1-2 दिन, फिर जो है नहीं होंगे 2-3 दिन बीच में, और उसके बाद में ओमकारेश्वर में फिर होंगे। तो ऐसा कुछ रहेगा। चलिए अभी तो आगे बढ़ते हैं। आगे की एक जगह बताई थी, वहाँ जाना है, तो वहाँ का रास्ता मालूम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये गांव जो है ये है मारा गांव, यहाँ पर की आश्रम था। और अब आएगा सर्रा गांव। सर्रा गांव है, सर्रा या सर्रा, गूगल पे तो यही लिखा हुआ है। फिर शायद पंजरा या कुछ है। तो अभी सारा जाएंगे और देखिए बेस्ट स्ट्रेटजी वही होती है कि एक गांव पहुंचिए, वहां से रास्ता पूछिए दूसरे गांव का। तो उनको अपने आसपास के 4, 6, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी के गांव के रास्ता सही पता होता है। कोशिश करिए कि अगर छोटे से छोटा रास्ता है वो बता पाएँ। वो कोई पगडंडी वगैरह हैं वो चालू हैं क्या, क्योंकि आजकल पगडंडियाँ वगैरह बंद कर दी हैं। गांव के लोगों ने क्या है, पैदल जाना बंद कर दिया है। अधिकतर लोग गाड़ी का उपयोग करते हैं, मोटरसाइकिल का तो करते ही हैं। रोड हैं वो अधिकतर जगह बन गई हैं गांव-गांव में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वगैरह में। तो फिर पगडंडी खेतों वाले रास्तों से लोग बागों ने जाना कर दिया है बंद। तो जो इवन जो कच्चे रास्ते थे वो भी फिर बागड़ कर ली लोगों ने, खेती वगैरह करना शुरू कर दिया है, तो रास्ते बंद हैं। तो ये है देखिए अन्न क्षेत्र मारा गांव का। तो अगर वो उधर उसमें नहीं भी मिलता है, आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके आप भोजन कर सकते हैं। ये लिखा है अन्न क्षेत्र, तो यहाँ पे भोजन मिलता होगा आपको। इधर काफ़ी बड़ा आश्रम खुला है, ऐसा उधर भी बता रहे थे उस आश्रम में, पंचवटी में। तो यहाँ पर आके आप भोजन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई ये है ग्राम सर्रा, और मैं यहाँ मालूम करने वाला हूँ आगे का रास्ता, क्योंकि पीपर पानी होके जाना है कि कहाँ होके जाना है, थोड़ा सा पूछा जाएगा। तो भाई ये आ गया है गांव पीपल पानी, ग्राम पीपल पानी। और ये स्कूल है पीपर पानी का। आगे इधर ही थोड़ा रास्ता पूछा जाएगा। तो वही सर्रा में थोड़ा सा आराम किया। एक सज्जन ने चाय के लिए बुलाया, तो चाय भी उनके यहाँ, और थोड़ा विश्राम किया 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, और फिर आगे बढ़ लिए पांजरा की ओर। तो पांजरा आएगा, फिर गणेशा है या कुछ है, वो जगह आना है अभी। तो रुकते हुए मालूम करते हुए जाएंगे। कोशिश है कि आज गौघाट पहुंचा जाए, अगर पहुंच पाए तो फिर कल होशंगाबाद पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी।
तो भाई ये आ चुका है ग्राम पांजरा, पांजरा खुर्द ये लिखा हुआ है। और तो पांजरा खुर्द गांव आ गया है। और आगे शायद कोई और पड़ेगा, फिर गणेरा पड़ेगा या सीधा वही पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा बैठ के आगे निकलेंगे। तो भाई ये आ गया है गणेरा गांव, ग्राम गणेरा। तो भाई ये गणेरा गांव था मतलब ऑलमोस्ट निकल चुका है। और अब आएगा नागवाड़ा। नागवाड़ा शायद 2.5 से 3 किलोमीटर होना चाहिए, 2.5 किलोमीटर के आसपास या 3 ऐसा कुछ। और फिर वहाँ से है गौघाट। तो टोटल 5.6 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन शायद नागवाड़ा से कोई सीधा रास्ता है जो 1 किलोमीटर कम कर देगा। 4.6 अगर कर देता है, 5:03 हो रहा है, तो 4 किलोमीटर तो बड़े आराम से 6 बजे तक चल ही लूँगा मैं। और जो कुछ मीटर बचेंगे वो भी चल लिया जाएगा। आजकल उजाला वैसे 6:15 बजे तक रहता है, तो पहुंचने की संभावना पूरी है। लेकिन नागवाड़ा पहुंचा जाएगा, पहले जानकारी ली जाएगी, फिर देखा जाएगा। सुना है कि नागवाड़ा में भी कुछ तो है रुकने की व्यवस्था, तो ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी रुका जा सकता है। लेकिन कोशिश की जाएगी कि गौघाट पहुँच जाया जाए। तो भाई गूगल पे तो नागवाड़ा लिखा है, लोग भी नागवाड़ा बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है नगम्बा, नगम्बा गांव। तो हो सकता है ये नगम्बा गांव हो, या नाम तो नहीं बदल दिया, पता नहीं। तो यहाँ से मालूम करना पड़ेगा। अगर कोई सीधा रास्ता है, कुछ दूरी बचती है, तब तो ठीक है भाई, उम्मीद है। नहीं तो फिर थोड़ी समस्या है। पहुंचा तब भी जा सकता है, तो देखते हैं, कुछ मालूम करते हैं। तो दोस्तों ये गांव नागवाड़ा ही है, मैंने इनसे पूछा। और गौघाट यहाँ से 2 किलोमीटर बता रहे हैं। तो मैं तो थोड़ा सा विश्राम करके वहीं निकलने की सोच रहा हूँ। अभी समय हुआ है 5:30 बजे, तो पर्याप्त समय है वहाँ पहुँचने के लिए। बाकी जैसी मैया की इच्छा। तो दोस्तों समय 5:54 हो चुका है, लेकिन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सूर्यास्त लगभग 6 बजे होता है अब, जो कि कुछ समय पहले 5:30 के आसपास हो जाता था। काफ़ी समय से उसी के आसपास रुक जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता। इसीलिए उजाला 6:15 के बाद तक रहता है। अभी सूर्यास्त के बाद 15-20 मिनट तो उजाला रहता ही है। तो हम जा रहे हैं भाई गौघाट की ओर, क्योंकि रुकने की व्यवस्था इधर कहीं थी नहीं ठीक, इसी तो रुक जाते। ये देखिए नहर है ये, तो नहर के पास से रास्ता है। फिर आगे ऐसा शायद पगडंडी का रास्ता मिलेगा, आधा किलोमीटर के आसपास। तो फिर जो है पहुंचेंगे गौघाट। तो जैसा भी जो भी होगा वहाँ पर रुकेंगे, विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम, और फिर कल आगे निकलेंगे। देखते हैं फिर कल कहाँ पहुँचते हैं। अभी एक सज्जन ने सवाल किया था कि क्या मगरमच्छ देखे हैं हमने। भाई बहुत मगरमच्छ देखे हैं, और एक बार तो कम से कम 20 से 25 मगरमच्छ थे। वो एक ही लाइन में थे। गौरा में देखे थे हमने, हरिधाम आश्रम से। हरिधाम आश्रम है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर नहीं, ऐसे तो प्लेन ही दिखेगा, लेकिन उसके पीछे चूँकि मैया है वो नीची है, नीचे लेवल पर है, उसकी खिड़की से साफ दिखता है। तो उसकी विंडो से ही जो है किसी सज्जन ने देखे पहले, उनने बताया, तो हमने देखे फिर। और लाइन से वो जा रहे थे, एक लाइन में जा रहे थे। तो बहुत मगरमच्छ देखे हैं, ये तो एक बताया मैंने। और मगरमच्छ तो हर किसी को ही दिखते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उस क्षेत्र में बहुत हैं जहाँ गहरा पानी होता है। तो उस क्षेत्र में तो आपको बहुत मगरमच्छ दिखते हैं, आए दिन दिख जाते हैं। अब बस सूर्यास्त होने ही वाला है। देख के लग रहा है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, और हमें लेकिन थोड़ा समय लगेगा, शायद 15 मिनट लग जाएंगे अभी पहुंचने में।
और इसका कारण ये था कि जो पीछे गांव था नागवाड़ा, वहाँ पर एक मैया थी भाई, जो कभी कभार जो परिक्रमा वासियों को रोक लेते हैं, तो उनने बुलाया और हम बैठ गए। फिर वो चली गई, तो हमने सोचा भाई चाय बना रही हैं, और वो 10-12-13 मिनट के बाद आई, तो तब तक तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। फिर हम जब जाने लगे तो बोल दी कि भाई नहीं नहीं बैठिए, मैं बना देती हूँ। तो उन्होंने रोका, तो उन्हें पता ही नहीं था कि क्यों रोका भाई। तो हमने पूछा कि भाई चाय बन रही है क्या, हम रुके हुए हैं। तो उन्हें लगा तो पता नहीं फिर रोका क्यों था, ये हमें समझ में नहीं आया। हमें पीनी भी नहीं थी चाय। तो बाकी मूर्ति थी तो एक मूर्ति ने ज़रूर थोड़ी सी पी, फिर ले ली भाई, रोका है तो बैठ गए और आ गए। तो ऐसे करके करीब 20 मिनट चला गया, नहीं तो अभी तक पहुंच चुके होते। कोई बात नहीं, लेकिन उजाली में पहुंच जाएंगे गऊ घाट। और ये गऊ घाट देखिए, घाट के नाम से अगर आपको लगता है कि मैया के किनारे पर है, तो मैया के किनारे पर नहीं है। इधर से कोई भी रास्ता मैया के किनारे पर नहीं है, काफ़ी दूर है। ये हो सकता है 4-5 किलोमीटर की दूरी हो, उधर नहीं है रास्ते। इसके लिए इधर से ये रास्ता बनाया हुआ है, इधर से जाती है। काफ़ी पुराना रास्ता है, इधर से ही रास्ता जाता है। और ये गऊ घाट पर आश्रम भी है, जो भी होगा, जैसा भी है, मंदिर है, जो भी है, ये भी काफ़ी पुराना है। ये है तो यही है। चलिए भाई चलते हैं, सूर्यास्त तो होने वाला है, हो जाएगा 1-2 मिनट में। चलिए भाई, पगडंडी रास्ता है, आधा पौना किलोमीटर का रोड से। तो आपको जाल कांटे माटे वाली झाड़ लगे मिलेंगे, ये दरवाज़ा मिलेगा एक, जिसमें ताला डला हुआ है। तो आप झाड़ हटाइए और आ जाइए, क्योंकि ये सब तो होता रहेगा। रास्ते बंद करना तो कुछ नया नहीं है, नहीं तो आपको ये आधा पौना किलोमीटर के लिए आपको 2 से 2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा घूम के। और आश्रम ये सामने दिख रहा है, यही आश्रम है या और आगे है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ तो बना हुआ है, ये यहाँ पर पूछ लेंगे, हो सकता है थोड़ा सा आगे हो। तो भाई ये जो घर बना हुआ है, ये आश्रम चलाने वालों का है। उन्होंने बोला, एक सज्जन साइकिल से जा रहे थे, बोले गुरुजी लोगों का है। तो आश्रम बोले नीचे है, तो आश्रम थोड़ा सा आगे होगा, मंदिर होगा संभवतः, देखना पड़ेगा जैसा भी है। रुकेंगे। घर तो बढ़िया बना हुआ है भाई। तो भाई ये है हैंडपंप, तो कीचड़ से भरा हुआ गऊ घाट है। और रुकने की जगह भी हम आपको दिखा देते हैं। ये बिल्डिंग है, ये निर्माणाधीन है, इस पर दान वगैरह आ रहा है, तो उसकी वजह से निर्माण चल रहा है। बोल रहे हैं कि भाई इसके लिए अभी पूरी नहीं हुई है। ये क्या मंदिर है? हाँ मंदिर है। अच्छा, ये महाराज जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा। महाराज जी ने यहीं पे समाधि ली थी। और ये यहाँ पर टंकी भी है पानी की। बोल रहे हैं आज भंडारा था, तो बच्चे वगैरह खोल देते हैं। देखिए पानी फैला भी हुआ है, तो उसकी वजह से पानी ख़त्म हो गया है। और ये कुंड है, कुंड का नाम क्या है इसका? ये इसे गौ कुंड बोलते हैं। अब रात है तो दिखेगा नहीं आपको, फोकस नहीं होता है कैमरे का, तो अगर सुबह उजाला होने तक रहे तो आपको दिखाएंगे भाई। तो ये है गौ घाट। बाकी भोजन व्यवस्था यहाँ सदाबरत है, टॉयलेट वगैरह नहीं है, आपको बाहर जाना होगा। और गऊ बंधी हुई हैं, उसके पास में थोड़ी सी जगह है, तो वहाँ पर आप जो है सो सकते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट नहीं है, चार्जिंग वगैरह पॉइंट तो भूल ही जाइए आप। वैसे मंदिर और आश्रम बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं। 40 गाय हैं, लेकिन दूध नहीं होता है, ऐसा महाराज बोल रहे हैं।
और भाई ये है रुकने की व्यवस्था। तो ये गऊएं बनती हैं यहाँ पर, ये जगह है थोड़ी सी, तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं अगर आप चाहें तो। रात में आते हैं और कोई जगह नहीं होती है। तो ये यहाँ पर आसन है हमारा, ये देखिए आसन है। और बाकी जो अपडेट हैं वो आपको कल के वीडियो में मिलेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी बैटरी बचा के चलना होगा, और कुछ ऐड करने का होता है तो वो कल के वीडियो में ही किया जाएगा। नर्मदे हर।